सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए रोचक तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम और आप अध्ययन कर रहे थे कृष्णचंद्र जी द्वारा लिखा हुआ पाठ जामुन का पेड़। जामुन का पेड़, इस पाठ में हमने आपने कल के अंक में ढेर सारी बातें जाना था। आज हम और आप मिल करके इस पूरे पाठ को कैसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसको जानेंगे। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्यारे बच्चों, ये तथ्य यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तथ्य यदि आपको याद है तो आपको पूरा पाठ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन तथ्यों के माध्यम से आप बड़ी आसानी से पूरे पाठ को समझ जाएंगे। पाठ की घटनाएं इस क्रम में घटी हैं, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि जामुन के पेड़ का गिरना, अर्थात सबसे पहले आपने पाठ में पढ़ा, आपने वीडियो में देखा सुना कि सबसे पहले जामुन का पेड़ गिरता है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, फिर कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं। फिर मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचना, सरकारी विभागों की लापरवाही, हॉर्टिकल्चर विभाग का व्यंग्यपूर्ण जवाब, आदमी को काटने का सुझाव, मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, कल्चरल विभाग की सरगर्मी, साहित्य अकादमी द्वारा कवि को मेंबर के रूप में चुनना, विदेश विभाग द्वारा पेड़ काटने से रोकना, प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृति और दबे हुए आदमी अर्थात कवि की मृत्यु। ये खास महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इनके माध्यम से आप पूरे पाठ की समरी, पूरे पाठ का सारांश अपने आप से स्वयं से बना सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो उस नोट्स में इस महत्वपूर्ण तथ्यों को अवश्य नोट करेंगे। हम और आप आज के अंक में जानेंगे कि पाठ में कहाँ किस स्थिति पर कैसे लेखक ने व्यंग्य किया है। उस क्रम में सबसे पहले लेखक ने सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली पर तीखा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। इसमें लेखक लिखता है, लेखक का यह मानना है कि सरकारी कार्यालयों की काम को टालने की जो प्रवृत्ति है उस पर लेखक ने व्यंग्य किया है। वहां अफसरशाही और जी हुजूरी इतनी अधिक मात्रा में है कि छोटे से छोटे काम भी नहीं हो पाते। एक छोटा सा काम था। काम क्या था कि एक आदमी पेड़ के नीचे दबा पड़ा है, उसे तुरंत निकालने की आवश्यकता है, परंतु होता क्या है, माली, क्लर्क और अफसर सब अपनी अपनी राग अलापते हैं। सब अपने अपने विचारों के अनुसार, अपने अपने कार्यशैली के अनुसार उस आदमी तक सहायता पहुंचाने का हवाई प्रयास करते हैं। यहां तक कि क्लर्कों को भी अफसरों के आदेश की प्रतीक्षा है। अफसर की कई तहें हैं, अर्थात एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, अधिकारियों की कई कतार है, जिस पर लेखक तीखा व्यंग्य करते हुए क्या था उसका एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे कुछ क्रम इस प्रकार से है, सुपरिटेंडेंट, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, फिर इसके बाद मिनिस्टर। यहाँ तक आदेश नीचे से ऊपर तक जाएगा, फिर ऊपर से नीचे तक आदेश आएगा। ऐसे स्थिति में सब के सब अधिकाधिक मात्रा में समय लेते हैं। सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है, फाइल घूमती रहती है, परिणामतः आपने देखा कि अंत में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अर्थात इस पाठ में लेखक सरकारी कार्यालयों की काम को टालने की जो प्रवृत्ति है उस पर तीखा सा व्यंग्य करते हैं। इसके अलावा लेखक ने संवेदनशील मामलों में अफसरों की राय लेना उचित है या अनुचित है, किस मामले में कैसे राय लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए, इस पर व्यंग्य करते हुए लिखता है कि संवेदनशील मामलों में मानवीय सहानुभूति और तत्परता से काम लेना चाहिए। इन मामलों में अफसरों की राय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जीवन किसी भी कार्यवाही से अधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। और सरकारी विभाग के काम को टालने की जो प्रवृत्ति है उस पर तीखा सा व्यंग्य करते हुए लेखक ने लिखा कि काम को निपटाने का सबसे सरल तरीका यह है कि काम को दूसरे पर थोप दिया जाए और स्वयं को जिम्मेदारी से मुक्त समझा जाए। जबकि लेखक कहते हैं कि वास्तव में होना यह चाहिए कि मानवीय सहानुभूति के कार्यों में अफसरों का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, अन्यथा समाज की स्थिति जस की तस बनी रहती है। इसके माध्यम से लेखक आपको यह बताना चाहते हैं कि विवेक जनित, विवेकशील, विवेकवान व्यक्ति ही
यदि उचित कार्य करे तो ही समाज का उचित विकास हो सकता है, अन्यथा संवेदनहीन, हृदयहीन, विवेक शून्य व्यक्ति के हाथों में शासन की वास्तविक सत्ता निहित होने पर समाज की स्थिति सुधर नहीं सकती, बल्कि वह सामाजिक समस्या के रूप में ही उभर कर सामने आएगी। इस पर व्यंग्य करती है लेखक ये बताते हैं। आगे देखते हैं लेखक किस स्थिति पर व्यंग्य करते हैं। लेखक ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी सामाजिक स्वरूप का एक छोटा सा चित्र प्रस्तुत किया है। हार्टिकल्चर विभाग के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि यहाँ दो तरीके से व्यंग्य किए गए हैं। पहला, सरकारी विभाग के जो लोग हैं वो समस्या को बिना जाने समझे लापरवाही पूर्ण आदेश दे देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देता है आपका लेखक कि वे दबे हुए आदमी को समस्या को नहीं समझना चाहते, बस उनकी एक ही कार्यशैली है, मामले को तूल देना, उसमें अनावश्यक अड़चने डालना, तर्क शून्य आदेश करके मामले को उलझाना। हमने और आपने पाठ के अध्ययन के क्रम में पढ़ा था कि कैसे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट एक साहित्यिक शब्दावली में तीखा सा व्यंग्य किया कि आज हमारा जो हार्टिकल्चर विभाग है वो पेड़ लगाओ स्कीम बड़े जोर शोर से चला रहा है, ऐसे में लोग पेड़ काटने की बात करते हैं। इस स्थिति को लेखक दर्शा रहा है जो कि अत्यंत ही व्यंग्यपूर्ण है, अत्यंत ही सोचनीय है। दूसरा व्यंग्य इस विभाग पर लेखक करता है, दूसरा यह है कि सरकारी बाबुओं की नजरों में अपने अपने विभागों का जो विभागीय स्वार्थ है उसका विशेष महत्व है, आदमी का नहीं। अर्थात जो बाबू वर्ग है, जो ऑफिस में काम करने वाला जो वर्ग है वह सिर्फ अपने ही विभाग तक सीमित रहता है। उसका दायरा थोड़ा सा विस्तृत होना चाहिए जिससे सामाजिक हित में कार्य हो सकता है जैसा आपने देखा कि इनका दायरा संकुचित होने के कारण आदमी के प्राणों की रक्षा नहीं हो पाती, आदमी जिंदा रहे या मर जाए लेखक कहता है इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेखक कवियों और लोगों पर भी व्यंग्य करना नहीं भूलता। वो व्यंग्य करता है कि यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के लोग अर्थात भारतीय जनता जो है उसके विषय में लेखक क्या लिखता है कि लोग कौतूहल प्रिय हैं, वे एक कवि के पेड़ के नीचे दबने का समाचार सुनकर उसे देखने की इच्छा से उसके पास दौड़े चले आते हैं। लोग तमाशबीन हैं, वे कवि को घेर कर सिर्फ तमाशा देखते हैं, कोई भी उसे पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयत्न नहीं करता। कवियों और शायरों का भी स्वभाव कुछ ऐसा है, लेखक बताता है कि वो अवसर कुअवसर, समय कुसमय का ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो अपनी शायरी सुनाने के लिए ही व्याकुल रहते हैं। श्रोता की दशा दिशा से उन्हें कुछ विशेष लेना देना नहीं है। वे सब संवेदनहीन हैं, हृदयहीन हैं, केवल कार्यवाही में विशेष रखते हैं। किसी के दुख दर्द से उन्हें कुछ विशेष लेना देना नहीं है, एकदम लकीर के फकीर बनते चले जा रहे हैं। ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण व्यंग्य थे जिनको समझना, जिनको जानना पाठक के लिए विशेष आवश्यक है। आज के अंक में हम और आप इतना ही जानेंगे। हमने आपने क्या सीखा, इसको जानने के लिए हल करते हैं आज का कार्य प्रपत्र। आज के कार्य प्रपत्र में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सरकारी कार्यालयों में काम जटिल और लंबे क्यों हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कवि का हाथ किस लिए ठंडा पड़ गया। तीसरा प्रश्न है, पाठ में सरकार की किस नीति पर व्यंग्य किया गया है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, शायर के दबने का समाचार सुनकर सचिवालय में कैसा दृश्य उपस्थित हो गया। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय।